हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम जीएम काउंटर का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल और वर्किंग हमने देखी थी जीएम काउंटर की। आज हम देखेंगे कि कैसे पल्स फॉर्म होती है, पल्स फॉर्मेशन एंड क्वेंचिंग। हम डेड टाइम पढ़ेंगे, रिकवरी टाइम पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग हम पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम काउंटर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि हमने जीएम काउंटर की कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि जो मेटल केस है दैट इज एक्टिंग एज अ कैथोड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, एंड द थिन वायर जो है दैट इज एक्टिंग एज एनोड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो हमने जो है हाई टेंशन बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल जो है बच्चे कैथोड को दिया है, यानी कि इस मेटल केस को दिया है, जिसका इनर सरफेस इज कोटेड विद सम कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है ना, इनर सरफेस को हमने किससे कोट किया हुआ, किसी कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया हुआ है। एंड ये जो थिन वायर है दैट इज एक्टिंग एज एनोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्टली अगर हम इनिशियल एवलेंची की बात करें तो उसमें क्या होगा बच्चे, जब फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन होगा फोटोन्स का तो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि जब रेडिएशंस इसके अंदर फॉल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स जो है ना विल मूव टुवर्ड्स द एनोड वायर। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब आपने आयनाइजेशन कराई, ठीक है ना, आपने कोई रेडिएशन इंसिडेंट पार्टिकल एंटर करवाया चैम्बर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत तेज़ी से जो है एनोड वायर की तरफ मूव करेंगे। सो इट विल लोअर द पोटेंशियल फ्रॉम वी नोट टू वी आई। ठीक है, मान लो वी जी, तो उन्होंने जो हमने जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दी थी उससे पोटेंशियल जो है वो लोअर हो जाएगा वी जी तक, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से जो है मूव करेंगे एनोड वायर की तरफ। ठीक है, तो हमें जो है एकदम जो है पल्स में एकदम राइज हमें नज़र आएगा और ये जो टाइम होगा कुछ माइक्रो सेकेंड्स ही लगेंगे। ठीक है, तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है हमें शार्प इंक्रीज जो है हमें पल्स का नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, हमें पता है कि पॉजिटिव आयंस हैं वो स्लो मूविंग होते हैं, ये भी क्या करेंगे अपने कैथोड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस चाहे इनकी चाहे मोबिलिटी कम है पर ये भी क्या करेंगे बच्चे, एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड की तरफ मूव होंगे तो उसी टाइम पे जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो भी कहाँ पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपके कैथोड के ऊपर शुरू हो जाएंगे कलेक्ट होने। तो वो जो है फर्दर जो है पोटेंशियल को लोअर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस टाइम तक जो है हमारे जो है पॉजिटिव आयंस भी कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, आपके कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे एनोड वायर की तरफ जो है कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे कि इनिशियल डाउनसाइड एवलेंचे में क्या होगा, जब फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन होगा फोटोन्स का तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत तेज़ी से एनोड की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए, जैसे 1 माइक्रो सेकेंड, बहुत ही कम टाइम के लिए। तो हमें जो है एकदम पल्स में राइज हमें नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फर्दर पल्स में राइज क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो भी कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, कैथोड सरफेस की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द आउटपुट पल्स हैज़ इनिशियल फास्ट स्लोप फॉलोड बाय अ स्लो राइज। तो यहाँ पे ये कह रखा है जो शेप जो है आउटपुट पल्स की वो क्या होगी, हमें पहले तो बहुत तेज़ी से फास्ट स्लोप नज़र आएगी, उसके बाद जो है स्लो राइज होगा, क्योंकि हमें पता है कि एन पॉजिटिव आयंस भी वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, आपके कैथोड की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पहले जो होगा पोटेंशियल जो है वायर का कम कब होगा, जब हमारे जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, आपके एनोड की तरफ। ठीक है, इस करके वी नोट से लेके वी जी तक जो है हमारा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद फर्दर जो है पॉजिटिव आयंस जो है दैट इज आप ये कह सकते हो स्लो मूविंग आयंस हैं, वो भी क्या करेंगे बच्चे, कैथोड की तरफ कलेक्ट होंगे, तो उस करके उनका फर्दर जो है आप ये देखोगे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा, जो हमारे ये सी नोट लगा हुआ है ये फर्दर आर सी नोट जो है ये टाइम कांस्टेंट जो है बच्चे क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा अपने आप को, ताकि जो है हमें फास्ट जो है पल्स हमें मिल सके। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है पल्स की क्या होती है बच्चे, फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पे बच्चे ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये जो टाइम कांस्टेंट आर सी नोट हमने लगा रखा है दैट शुड बी लेस देन 100 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है ना, तो ये 100 माइक्रो सेकेंड से भी कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये टाइम अगर हमने कांस्टेंट चूज़ किया है और वो पल्स जो ड्यूरेशन टाइम है, बनने का जो टाइम है, अगर उससे हम ज़्यादा लेंगे तो हमारी पल्स जो है अटेन्यूएट हो जाएगी, मतलब अटेन्यूएट नहीं होगी। तो अब देखो बच्चे ये तो था इनिशियल डाउनसाइड एवलेंचे, जब क्या हुआ था बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन आयंस पेयर्स प्रोड्यूस हुए दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है, जो
बेसिकली इसके अंदर ही क्या होता है, जीएम काउंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जब एनोड की तरफ मूव करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वेरी, ये कह सकते हो गेट एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ी से क्या करता है बच्चे, एक्सेलरेट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होता है तो क्या करेगा बच्चे, ये फर्दर जो है एटम्स जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे गैस के अंदर, तो इस चैम्बर के अंदर उनके साथ कोलाइड करेगा, और उनके साथ कोलाइड करके क्या बनाएगा बच्चे, मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर जो है जो एटम्स प्रेजेंट हैं, मान लो आर्गन एटम्स हैं, तो उनके साथ कोलाइड करके क्या बनाएगा, आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये आयन पेयर्स यानी कि पॉजिटिव आयंस जो प्रोड्यूस होंगे, ये फर्दर क्या करेंगे बच्चे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये पॉजिटिव आयंस कहाँ मूव करेंगे बच्चे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, तो कैथोड के सरफेस के साथ कोलाइड होके क्या करेंगे, मान लो उन्होंने कैथोड के सरफेस के साथ जो है ये पॉजिटिव आयंस कैथोड की सरफेस पे मूव करे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने किससे कॉट किया है, कंडक्टिंग मटेरियल से कॉट किया हुआ है। तो ये जो कैथोड आयंस हैं यानी कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं क्या करेंगे, कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस जो है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल एटम बना लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम बना लेंगे। और जब ये न्यूट्रल एटम बनाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ये अपने में से क्या करेंगे, जब देखो मान लो इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने कंबाइन किया तो क्या हुआ बच्चे, न्यूट्रल एटम बनाया। तो ये जो है न्यूट्रल एटम जब बनेंगे तो क्या करेंगे, अपने में से रेडिएशंस एमिट करेंगे, और ये जो रेडिएशंस, ये फोटोन जो एमिट करेंगे, ये फर्दर क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास आर्गन एटम्स हैं उनके साथ फर्दर क्या करेंगे, ये फोटोन जो है फर्दर क्या करेंगे, आर्गन एटम के साथ यहाँ जो भी गैस प्रेजेंट है उनके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे या कोलाइड करेंगे, और क्या करेंगे बच्चे, फिर से जो है आयन पेयर्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए फर्दर क्या करने शुरू कर देंगे बच्चे, फर्दर जो है गीगा डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि जो एनोड की तरफ जो पॉजिटिव आयंस जो है उनकी क्या बन जाएगी, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव आयंस इज न्यूट्रलाइज बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, वही कि मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन के साथ कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और क्या करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे, और वो फोटोन जो है फर्दर क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही कह रखा है वो जो फोटोन हमारे पास रिलीज होंगे विच वुड लिबरेट अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड। अब ये जो फोटोन है फर्दर क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे, और दोबारा से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे कैथोड के सरफेस से, और फिर क्या करेंगे बच्चे, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये पॉजिटिव आयंस भी और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, एक शीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी कलेक्ट होने शुरू हो गए, और पॉजिटिव आयंस जो सेकंड पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए वो भी क्या करने शुरू हो गए, एनोड की तरफ जो है आप कह लो कि कलेक्ट होने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह का फॉर्मेशन जब हो जाता है, ये जब शीट क्रिएट हो जाती है, यानी कि फर्दर जो है अनदर गीगा डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको एक गीगा डिस्चार्ज दूसरे गीगा डिस्चार्ज को ट्रिगर करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इस केस में क्या होगा बच्चे, मल्टीपल पल्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। एक इवेंट की हमें क्या मिलनी शुरू हो जाएंगी, मल्टीपल पल्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या होता है बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि जो काउंटर है रिकॉर्ड अ चेन ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो काउंटर क्या करेगा कि उन्हें जो है एक जो है चेन मिलेगी आयनाइजिंग पार्टिकल्स की, और हमारे लिए नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी दैट द डिस्चार्ज कॉज बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज कंप्लीटली क्वेंच्ड बिफोर द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट पार्टिकल। अब ये चीज़ होनी चाहिए बच्चे, एक पार्टिकल जैसे हमने एंटर करवाया है, जो भी हमने चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करवाया है, उसका पहले जो है पहले जो उसने गीगा डिस्चार्ज किया है वो कंप्लीट होने के बाद ही सेकेंड पार्टिकल जो है वो एंटर करे। ये ना हो कि एक ही पार्टिकल की वजह से हमें मल्टीपल पल्सेस मिले। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो डिस्चार्ज जो फर्स्ट पार्टिकल का जो हमने एंटर करवाया था उसका पहले क्या होगा बच्चे, उसको कंप्लीटली हम क्वेंच कर देंगे, फिर ही हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट पार्टिकल जो है हम एंटर करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो हमें शीट मिल रही थी पॉजिटिव आयंस को, वो हमें रिमूव करनी होगी। तो जो सेंट्रल वायर पे जो हमें पॉजिटिव आयन की जो शीट मिली है इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इस केस के लिए हमारे पास जो है दो तरह के जो है मेथड हम यूज़ करते हैं बच्चे, एक्सटर्नल क्वेंचिंग एंड इंटरनल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि
हम क्या करेंगे बच्चे, लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे इस ट्यूब के साथ, ठीक है ना, सीरीज में। तो वहाँ पे आपको पता है जब हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, अब देखो बच्चे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलेगा बच्चे, करंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये इतना ज़्यादा हमने जो ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, इतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि फर्दर जो है गीगा डिस्चार्ज होना पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एनोड का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सेकंड गीगा डिस्चार्ज वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि लार्ज करंट की वजह से क्या होगा बच्चे, कि लार्ज करंट की वजह से क्या होगा, कि लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है एनोड और कैथोड के बीच में, जो पोटेंशियल है वो इस हद तक डिक्रीज हो जाएगा कि फर्दर जो है डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब एम डिक्रीज हो जाएगा तो फर्दर जो है सेकेंड डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये वाला मेथड है। सेकंड मेथड क्या होता है बच्चे, इंटरनल क्वेंचिंग। हम क्या करते हैं बच्चे कि जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो आपने नियोन गैस ली है, ठीक है, जो हमने इनर्ट गैस ली उसके साथ हम जो है क्या करते हैं, पॉली एटॉमिक ऑर्गेनिक गैसेस या हैलोजन गैसेस जो है हम उसके अंदर जो है डालते हैं, ठीक है ना। यानी कि पॉली एटॉमिक ऑर्गेनिक गैसेस आप उसके अंदर डाल देते हो, जो भी हम गैस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रखा है, मान लो आपने जो है पॉलीएटॉमिक गैस जैसे कि मीथेन हो सकती है, इथेन हो सकती है, या अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने क्या किया, इस चैम्बर के अंदर मुझे आर्गन गैस चाहिए थी, तो मैं 100% आर्गन गैस नहीं लूँगी, इसके अंदर जो है मैं 10% जो है, आप क्या करोगे बच्चे, पॉलीएटॉमिक गैस, दैट इज़ आप कह सकते हो मीथेन हो गया या अल्कोहल, ठीक है ना। तो हम ये जो है इसके अंदर जो है डाल देते हैं, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, 90% अगर आर्गन है तो इथाइल अल्कोहल के वेपर आपको 10% मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज योर इंटरनल क्वेंचिंग। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो हमारे पास ये जो हमने इथाइल अल्कोहल जो हमने डाला है बच्चे, ये जो है बहुत जल्दी जो आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना, एज कंपेरिजन टू योर आर्गन एटम, ठीक है ना। तो ये जो है इसका ये जो बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है। ये आप ये कह सकते हो बच्चे कि इसको जो आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ वेरी कम, दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो है आयनाइजिंग पोटेंशियल की बात करूँ तो आयनाइजिंग पोटेंशियल जो है अल्कोहल का कम होता है, किससे, आपकी आर्गन से, या जो भी आप गैस ले रहे हो, ठीक है। तो ये पहले आयनाइज हो जाते हैं। जब ये आयंस जो है ये पहले मान लो अल्कोहल जो है वो क्या हो गया बच्चे, आर्गन एटम से पहले आयनाइज हो गया, तो ये क्या करेंगे बच्चे, अब वही इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। और ये पॉजिटिव आयंस जो है ना, जब कैथोड के सरफेस के साथ जो है कोलाइड करेंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन तो लेंगे, पर क्या हो, जब न्यूट्रलाइज होंगे ना, तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो जाएगा, जब ये आयंस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जब से इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड के सरफेस से, तो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब फर्दर उसमें जाएंगे ना, लोअर स्टेट में, तो वहाँ पे क्या करते थे, फोटोन एमिशन करते थे। आर्गन एटम क्या करते थे, फोटोन निकालते थे। पर ये क्या करते हैं बच्चे, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और फोटोन्स नहीं निकालते। जब फोटोन्स नहीं निकालेंगे तो सेकंड एवलेंचे शुरू नहीं होगा, ठीक है ना, तो मल्टीपल पल्सिंग नहीं होगी। तो इस करके जो डिस्चार्ज जो है कैंसिल ऑफ हो जाएगा, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद जो है डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यही कह रखा है, ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो सकती है। और ये देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, अगर आपको लिखना भी हो तो आप क्या लिखोगे कि हम क्या करते हैं, जो क्वेंचिंग गैस से हम लेते हैं वो पहले जो है क्या हो जाती है बच्चे, आयनाइज हो जाती है, क्योंकि उनका पोटेंशियल जो है इज़ लोअर देन दैट ऑफ द आर्गन एटम। सो दीज आयंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड सरफेस, ठीक है ना, एंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रलाइज होंगे। पहले क्या करेंगे बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, इट प्रेफर, ये क्या करते हैं, दे प्रेफर टू डिकम्पोज रेदर देन क्या हो सके, एमिट फोटोन्स, ठीक है ना, फोटोन्स एमिट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं बच्चे, ये न्यूट्रलाइज होके डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब फोटोन्स एमिट नहीं करेंगे तो सेकंड गीगा डिस्चार्ज या सेकंड एवलेंचे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब देखो बच्चे, कई बार हम क्या आते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस नहीं यूज़ करते, ऑर्गेनिक गैसेस हम यूज़ नहीं करते, तो हम जो है दूसरे ऑर्गेनिक वेपर्स हम यूज़ करते हैं, जो बेसिकली हम जो है क्या यूज़ करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम जो है हैलोजन जो है यूज़ करते हैं एज अ क्वेंचिंग गैस, ठीक है ना। क्योंकि ये हैलोजन जो है, इसको जो है जो डिसोसिएटेड हैलोजन होता है ना, उसको हम डिस्चार्ज के एंड पे लगा देते हैं, और क्या होता है, इसका जो है टाइम जो है ट्यूब का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रखा है, द चार्ज इज क्वेंच सून
आफ्टर द इनिशियल, देखो जो ऑर्गेनिक क्वेंच ट्यूब्स होती हैं ना, उनका लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है ना, और ये जो है टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हैलोजन हम यूज़ करते हैं ना, अगर हम हैलोजन एज ए क्वेंचिंग गैस अगर हम यूज़ करें, तो जो हैलोजन डिसोसिएट हुआ है ना एंड के ऊपर, एंड ऑफ द डिस्चार्ज पे, तो इसका जो ट्यूब है इसका जो अनलिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है ना। हैलोजन क्वेंचिंग काउंटर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये जो है ऑपरेट करते हैं 300 से लेके 700 वोल्टेज पे, और इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है -50 डिग्री से 60 डिग्री तक होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक क्वेंच काउंटर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 0 डिग्री पे जाके ही क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना तक ही काम कर पाते हैं, लेकिन ये इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं बच्चे, हैलोजन काउंटर्स ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यही प्रेफर करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चे डेड टाइम। डेड टाइम मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे पॉजिटिव आयंस जो है कहाँ पे शुरू हो जाएंगे, एनोड वायर पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो लोअर करेंगे पोटेंशियल को, और क्या होगा बच्चे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब काउंटर जो है कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाता है, जब काउंटर काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चे, डेड टाइम कहते हैं, और ये कुछ 100 माइक्रोसेकेंड्स का होता है, ठीक है ना। इस टाइम पे जो है हमारा काउंटर काम नहीं करता। तो ये जो टाइम होता है, उस टाइम में क्या होता है बच्चे, जो हमारे स्लो मूविंग पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं बच्चे, अपने कैथोड के सरफेस पे जाके जो है कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो काउंटर है तब तक काम नहीं करता जब तक सारे के सारे आयंस जो है कहाँ पे पहुँच जाएं, कैथोड की तरफ काम पहुँच जाएं, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ी से पहुँच जाते हैं अपने एनोड की तरफ, ठीक है ना, तो बहुत तेज़ी से पोटेंशियल लोअर हो जाता है। लेकिन इस टाइम में पता है क्या होता है, इस टाइम में जो है आयंस जो है ना, पॉजिटिव आयंस जो है ना, वो कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, पर जब तक वो पूरी तरह कैथोड की तरफ पहुंच नहीं जाएंगे तब तक जो है हमारा काउंटर एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि काउंटर एक्टिव कब होगा, जब सारे पॉजिटिव आयंस और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है, जब पॉजिटिव आयंस जो है अपने कैथोड की तरफ कलेक्ट ही नहीं होंगे तो हमारा काउंटर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो यही कह रखा है, जिस टाइम पे हमारे जो है काउंटर इनसेंसिटिव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डेड टाइम कहते हैं, और ये बहुत ही कम होता है, दैट इज़ 100 माइक्रोसेकेंड्स का। उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चे, रिकवरी टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये भी कह रहा है कि जो डेड टाइम है वो तब तक होगा जब तक पॉजिटिव आयन जो है अपने उस पर मूव करेंगे, और क्या करेंगे, हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एवलांचे साइड टू पुट द वायर बैक एट द ग्रीगर डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगला देखो हमारे पास क्या है, रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम में अगर मैं देखूँ तो जैसे ही क्या हो गया, डेड टाइम ओवर हो गया, तो काउंटर जो है उस जब जैसे ही डेड टाइम ओवर होगा ना, तो काउंटर क्या करना शुरू करेगा, थोड़ी सी जो है पल्स जो है हमें देनी शुरू कर देगा, ठीक है ना। कुछ रिड्यूस हाइट की पल्स हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो तब मिलेगी जब क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो है पॉजिटिव आयंस जो है कहाँ पहुँच जाएंगे, कैथोड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो द काउंटर पोटेंशियल अगेंस्ट ओरिजिनल वैल्यू फॉर द ऑपरेशन इन गीगर रीजन। तो आगे क्या कह रहा है, जो बाकी फिर क्या हो जाएगा, फर्दर काउंटर क्या कर लेगा, अपनी जो है ओरिजिनल वैल्यू हमें दे देगा जैसे ही गीगर रीजन के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो वो जो टाइम जब जो है ओरिजिनल पल्स जो है रिस्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिकवरी टाइम। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट हाइट पल्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, और एकदम जो है, जैसे अगर रिकवरी टाइम की मैं बात करूँ तो शॉर्ट हाइट पल्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, फिर एक पॉइंट आएगा जो हमें फिर से जो है फर्दर बड़ी हमें जो हमें चाहिए थी पल्स वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस रीज़न में क्या हो जाएगा बच्चे, जब पॉजिटिव आयंस अपने रिस्पेक्टिव कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे सारे के सारे, तो हमें जो है बहुत ही कम हाइट की रिड्यूस पल्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, और आफ्टर दिस जो है जैसे ही वो गीगर और रीजन के अंदर आएगा काउंटर, तो फर्दर जो है पोटेंशियल अपनी ओरिजिनल वैल्यू रिकेन कर लेगा, ठीक है। तो जब वो टाइम जब हमारी ओरिजिनल पल्स जो रिस्टोर हो जाएंगी उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिकवरी टाइम, ठीक है। तो वो टाइम इंटरवल जब काउंटर जो है अपनी ओरिजिनल पल्स ले लेगा, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस द फुल साइज पल्सेस अगेन, ठीक है ना। तो वो टाइम इंटरवल आप ये कह सकते हो जब काउंटर अपनी ओरिजिनल पल्स जो कि क्या थी बच्चे, फुल साइज पल्स थी, वो रिगेन कर लेगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी रिकवरी टाइम कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ उन्होंने और दे रखी है कि अगर मैं रिकवरी टाइम और डेड टाइम का अगर मैं सम करूँ तो दिस इज़ योर रिजॉल्विंग टाइम, ठीक है ना। तो रिजॉल्विंग टाइम आप ये भी कह सकते हो कि डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो टाइम जब पॉजिटिव आयंस अपने कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और इस टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चे, रिजॉल्विंग टाइम ऑफ काउंटर, ठीक है। तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी क्या होती है काउंटर की, तो क्या होते हैं बच्चे, जो जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे ऑब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल पासेस थ्रू द काउंटर ड्यूरिंग द टाइम एन। मान लो हमारी जो काउंटर है, ठीक है। अब बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पे जो है मैंने आपको क्या बोला था, हमारा काउंटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर मान लो एन जो है, एन इज योर, कैपिटल एन इज योर, कि हमें जो है कितना टोटल काउंट हमें मिलना चाहिए था, टोटल काउंट। यानी कि जब हमने ये चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया काउंटर के अंदर, तो टोटल काउंट जो हमें मिलना चाहिए था दैट इज कैपिटल एन, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि इस रीजन के अंदर जो है काउंटर विल नॉट वर्क, तो काउंटर वर्क नहीं करेगा। तो एन टाउ वाला जो टाइम होता है ना बच्चे, इसमें जो है काउंटर काम नहीं करता, तो इसके काउंट्स नहीं आएंगे, इसके काउंट्स क्या होंगे, नहीं आएंगे। तो ओरिजिनल मान लो अगर एन काउंट्स थे तो कितने काउंट्स नहीं आएंगे, इतने नंबर ऑफ काउंट्स जो हमारे स्मॉल एन है वो क्या होंगे, वो काउंट्स हमारे क्या होंगे, मिसिंग होंगे। यानी कि अगर आपने 100, हमने जो भी चार्ज पार्टिकल एंटर करवाया, मान लो हमें 100 पल्सेस हमें मिलनी थी, 100 काउंट्स हमारे पास आने थे। लेकिन क्या होगा बच्चे, इस टाइम पे जो हमारा काउंटर है काम नहीं करेगा, तो मान लो 70, मान लो 20 जो है काउंट्स क्या हो गए बच्चे, मिसिंग है। तो हमारे ओरिजिनल कितने हमें थे 100 और मिले कितने, रह कितने गए 20, तो कितने हमें काउंट्स मिले 80 काउंट्स। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जितने नंबर ऑफ काउंट्स जो ऑब्जॉर्व पर यूनिट टाइम, यानी कि एन जो है कितने काउंट्स हमें मिले पर यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाय जितने हमने होने कितने चाहिए थे जब हमने आयनाइजिंग पार्टिकल को एंटर करवाया था चैम्बर के अंदर, ठीक है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम कैपिटल एन, ठीक है ना। तो वो कितना होगा एफिशिएंसी, यानी कि 1000 पार्टिकल्स को अगर हमने पास करवाया काउंटर में से, उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कितने रिकॉर्ड किए, 750 रिकॉर्ड किए, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 750 वाई में 100, क्योंकि इस इंटरवल के लिए जो है काउंटर हमारा काम नहीं कर रहा था, डेट टाइम के लिए हमारा काउंटर क्या था बच्चे, इनएक्टिव था। तो उसने ये वाले काउंट्स जो है वो मिस करती है। तो इस करके जो है एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन यही बचता है करैक्टरिस्टिक्स कर्व का। तो करैक्टरिस्टिक्स कर्व में आपको अगर बताना है, तो करैक्टरिस्टिक्स कर्व में क्या होगा बच्चे, कि पहले अब जब पोटेंशियल कम था, ठीक है, तो पल्सेस जो हमें स्मॉल हमें डिटेक्ट हो रही थी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हमने पोटेंशियल को बढ़ाया तो गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है बच्चे, जैसी थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो वोल्टेज क्रॉस कर लेती है, जैसे यहाँ पे 1000 है, ठीक है ना, तो जैसे ही क्रॉस कर लेगी वैसे ही जो है शार्प इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे ये स्टार्टिंग पोटेंशियल था, ठीक है ना, ये गीगर थ्रेशोल्ड है, जैसे ही इंक्रीज हुआ तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, उस केस में जो है शार्प इंक्रीज होगा और हमें जो एक फ्लैट रीजन मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, प्लेट्यू। दिस इज योर फ्लैट रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अप्लाइड वोल्टेज को फर्दर बढ़ाते जाओगे, लेकिन काउंटिंग रेट है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज होगा। तो ये बियॉन्ड दिस कंटिन्यूस डिस्चार्ज, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा। आप पार्टिकल एंटर कराओ ना करो, अपने आप ही गैस क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा गीगर रीजन है वो इसी रीजन के अंदर काम करता है, जब हमारा प्लेट्यू रीजन होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्लेट्यू रीजन होगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि गीगर जीएम काउंटर हमारा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है, तो लेंथ जो है और स्लोप ऑफ प्लेट्यू डिपेंड करती है कि हमने कौन सी क्या नेचर है फिलिंग गैस का, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ सेंट्रल वायर, नेचर ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली हमें स्लो राइज मिलेगा, ठीक है ना, स्लो स्लोप मिलेंगी। जैसे ही गीगर डिस्चार्ज होगा, गीगर थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करेगा, वैसे ही जो है फर्दर फास्ट राइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, ये जो है सारे के सारे पार्टिकल्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल है, और इनका जो है लार्ज पल्स हमें मिलती है, ठीक है ना। एम्पलीफिकेशन की भी जरूरत नहीं मिलती, क्योंकि 10 वोल्ट्स तक की लार्ज पल्स हमें मिल जाती है। तो आप एम्पलीफाई करो ना करो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो आउटपुट पल्स जो मिलती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल आयनाइजेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका इन्फानाइट लाइफ होती है। एडवांटेजेस देखोगे तो हम कोई भी पार्टिकल डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कोई सा भी। उसके बाद जो है कॉस्मिक रेज को भी मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो काउंटर है ये क्या है, सिंगल सेंसिटिव है सिंगल आयन पेयर के लिए। ऑफ कोर्स एक सिंगल आयन पेयर जो है गीगर डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो है काउंटर एक सिंगल आयन पेयर के लिए क्या है, सेंसिटिव है। उसके बाद पल्स हाइट जो हमें मिलेगी उसमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, जो भी हमने पार्टिकल इंसिडेंट करवाया उसकी एनर्जी क्या है, इन सब के क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो हाइट जो हमें मिलती है पल्स की वो हमेशा सेम ही होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, हाइट सबकी सेम है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल है, अल्फा बीटा गामा है।
इन पार्टिकल की एनर्जी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। ये काउंटर्स बहुत स्लो होते हैं क्योंकि इनका रिजॉल्विंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ईच पल्स प्रिवेंट्स इट्स यूज एट अ वेरी हाई काउंटिंग रेट ऑफ अबाउट 10⁻⁴ इवेंट्स पर सेकेंड। तो यहाँ से ये भी है कि इसकी जो है, अगर मैं बहुत ही कम इंट्रिंसिक एफिशिएंसी की बात करूँ तो मतलब बहुत ही कम हमें जो है इंट्रिंसिक एफिशिएंसी चाहिए अगर हमें गामा रे डिटेक्ट करना है। उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन